झारखंड विधानसभा चुनाव के बिगुल आज बजने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में 1 से 2 चरण में चुनाव हो सकता है। वहीं झारखंड चुनाव के नतीजे नवंबर के तीसरे हफ्ते में घोषित किए जा सकते हैं। चुनाव के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। सभी 81 विधानसभा सीटों पर नेता प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इंडी गठबंधन एनडीए के बीच सीधा मुकाबला होना है। 2019 के चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में हुए थे, जबकि नतीजे 23 दिसंबर को आए थे। महागठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ली थी। झारखंड विधानसभा चुनाव का गणित। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट हैं। झारखंड में कुल मिलाकर 44 अनारक्षित सीट हैं। झारखंड में कुल 37 आरक्षित सीट हैं और झारखंड में एससी आरक्षित 9 सीट हैं। झारखंड में एसटी आरक्षित 28 सीट हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। ईवीएम पर विपक्षी दलों के सवाल उठाए जाने पर कहा कि जनता मतदान में भाग लेकर सवालों के जवाब देती है। जहां तक ईवीएम का सवाल है तो 100% फुल प्रूफ है। कॉन्फ्रेंस रखी है हमने कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तिथियों के बारे में, शेड्यूल के बारे में। जहां तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है वो 100% फुल प्रूफ है। मैं कई बार बता चुका हूं। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा है कि हमारी सरकार चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सीएम हेमंत सोरेन ने इतना काम कर दिया है कि अब जनता किसी के बहकावे में आने से नहीं रही। कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। देखिए, 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज़्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। झारखंड विधानसभा का गणित। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है, तो इन आंकड़ों पर हम नजर डाल रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्वाचन आयोग करेगा और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आंकड़े क्या कहते हैं उस पर एक नजर डाल रहे हैं। तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है जिस पर चुनाव होने हैं और 44 अनारक्षित सीट है। इसके साथ साथ झारखंड में कुल 37 आरक्षित सीट है। झारखंड में एससी आरक्षित सीटों की बात करें तो इसकी संख्या 9 है। इसके साथ साथ झारखंड में एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 28 है। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बजने जा रहा है। निर्वाचन आयोग आज झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हेमंत सरकार ने सभी के साथ छल किया है। परिवर्तन का मूड झारखंड की जनता बना लिया। इन 5 सालों के अंदर सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये हेमंत सोरेन कांग्रेस ने दिखाए। इन्होंने सबके साथ छल किया। अब देखो, युवा जिसका भविष्य बनना है उसके साथ चीट किया। 25-25 लाख रुपए प्रश्न पत्र बिके गए। इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो रिकॉर्ड हो गया हिंदुस्तान का। एग्जाम कराने के लिए भाई एग्जाम हम नहीं करा पाएंगे, हम अच्छा है, मेरी सरकार अच्छा है, इंटरनेट बंद कर दो। तो पूरी तरह परिवर्तन होने जा रहा है और यह परिवर्तन अब काउंटडाउन शुरू हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बीजेपी चुनाव जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को हटाया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने बिहार के विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी देश भर में जीत का चौका लगाएगी। हरियाणा जीते हैं, हैट्रिक मारी है हरियाणा में। हम महाराष्ट्र भी जीतेंगे और झारखंड में भी भ्रष्ट हेमंत सरकार को हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हैट्रिक मारा है हरियाणा में और जब हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जीतेंगे तो जीत की हैट्रिक होगी और
लोकसभा को भी मिला दें तो जीत का चौका हो जाएगा। अब बिहार में भी 4 विधानसभा का चुनाव है, वहां भी चौका मारेंगे, चारों की 4 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 68 से 70 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। आजसू के खाते में 9 से 11 सीट जा सकती है, 2 से 3 सीट जेडीयू के खाते में जा सकती है। वहीं एलजेपी आरवी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। पटना ने झारखंड जेडीयू अध्यक्ष के खीरू महतो ने बड़ा बयान दिया है। खीरू महतो ने कहा कि जेडीयू ने झारखंड में 11 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है और अभी सीट को लेकर बातचीत जारी है। हिमंता बिस्वा शर्मा के जेडीयू के 2 सीट देने की बात पर कहा कि कौन क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारा अपना सीट का दावेदारी हमने लिख कर भी दे दिया है। 11 सीटों पर दावा किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को, राष्ट्रीय नेतृत्व को दे दिया है। उस पर बात चल रही है, 1-2 दौर का बात हुआ है, फाइनल अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन कल हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेडीयू को 2 सीट दिया जा रहा है और 1 सीट और अगर आलाकमान चाहे तो दे सकता है। देखिए, वो तो अपना बयान रांची में दे देते हैं, लेकिन मेरा कहना है उन्हीं को खुद मालूम नहीं है। सुने आप लोग जैसे निकालते हैं उसी तरह से सुने वो भी बोल रहे हैं। फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, चल रहा है बात। जब फाइनल हो जाएगा तो फिर सामने आ जाएगा। और इधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि झारखंड में जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाएगा। जेडीयू की बात चल रही है और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। बता रहे हैं कि विश्व शर्मा ने कहा है 2-3 सीट मिल सकता है और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। बिहार की 4 विधानसभा सीटों और विधान परिषद की 1 सीट पर उपचुनाव का आज ऐलान होगा। दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान होगा। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने से कैमूर की रामगढ़ सीट खाली हुई। सुदामा प्रसाद के सांसद बन जाने से आरा की तरारी सीट खाली हो गई। गया की इमामगंज विधानसभा सीट भी जीतन राम मांझी के सांसद चुने जाने के बाद ही खाली हुई है। गया की बेलागंज विधानसभा सीट सुरेंद्र यादव के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार में 4 विधानसभा और 1 विधान परिषद के उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां एनडीए इंडिया अलायंस को पटखनी देगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में भी एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगा और सहयोगियों से सीट के समझौते पर कोई विवाद नहीं है। दिलीप जायसवाल ने कल से शुरू हो रही तेजस्वी की यात्रा पर तंज कसा। पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि जो विपक्ष है और जो विपक्ष के राजकुमार हैं राहुल गांधी इस देश का नमक खाते हैं और अभी उसने विदेश में जाकर इसी देश के खिलाफ में बोलना शुरू कर दिया। इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को आने वाले समय में सभी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और रांची से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है। क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2 मामले में दोषी पाई गई थी। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाई। कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी है। रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। एक मामले में 5 साल की सजा मिली थी, दूसरे मामले में 2 साल की सजा मिली थी। तो बड़ी राहत मिली है और बता दें कि हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। तो पूर्व विधायक ममता देवी को बड़ी राहत मिली है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व विधायक ममता देवी को कोर्ट से राहत। क्रिमिनल अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई, जहां 2 मामले में दोषी पाई गई थी। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, ममता देवी को किस तरीके की राहत? देखिए, ये बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं कि जबकि आज चुनाव आयोग जो है झारखंड में चुनाव का ऐलान करने जा रहा है, ऐसे में ममता देवी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। दरअसल देखिए, एक मामले में 2 अलग अलग मामले,
दोनों मामले रामगढ़ हजारीबाग से जुड़े हैं, जहां हजारीबाग के MP एमएलए कोर्ट से उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। और उस सजा में क्या था कि उन्हें चूंकि सजा जो है 5 साल की थी MP एमएलए कोर्ट से, लिहाजा उनके चुनाव लड़ने पर एक तरीके से रोक थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई थी, उसमें दोषी पाए जाने के बिंदुओं पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए गौर यहाँ कीजिएगा कि सजा, चूंकि सजा के मामले में इसलिए नहीं है कि सजा में वो जमानत पर पहले से थी, इससे सजा पर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो जमानत पर पहले से चल रही थी, तो उनकी जो सुनवाई। चलिए बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी राहत ये। और पीएम मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन की नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरुआत कर दी है और इसमें भारत 6G डेवलपमेंट पर अपडेट पेश होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का आयोजन 18 अक्टूबर तक होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का फोकस टेलीकॉम सेक्टर और टेक्नोलॉजी होती है इस बार, जहां 5G का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल सकता है और 6G के डेवलपमेंट अपडेट के बारे में भी डिटेल्स मिल सकती है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस लगभग 900 स्टार्टअप और 120 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। Heartiest congratulations to our visionary and incredibly dynamic leader, Shri Narendra Modi ji, for gracing this edition of the India Mobile Congress in his historic 3rd term as Prime Minister. Adharnya Pradhan Mantri ji, under your visionary guidance, the India Mobile Congress has grown in stature and achieved global standing, making it a significant platform for digital innovation and collaboration. Because of your encouragement to the industry and innovation, India has been digitally transformed by perhaps the biggest digital revolution in history. In New India, in Modi ji's India, there's no more business as usual. Rather, there's unusual synergy between government and industry to deliver world-class services to satisfy the needs and expectations of 1.45 billion Indians. As a representative of Young India, I thank you for your incredible connection with the youth and for inspiring us to pursue impossible-looking goals. As we say in Hindi, मोदी है तो मुमकिन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में दुनिया के कई देशों की तुलना में बहुत सस्ता डेटा मिलता है। देश के ज्यादातर इलाकों में 5G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा चुका है और साथ ही 6G पर भी तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस में ही हमने 5G लॉन्च किया था। आज भारत का करीब करीब हर जिला 5G सर्विस से जुड़ चुका है। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा 5G मार्केट बन चुका है और अब हम 6G टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, भारत ने टेलीकॉम सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, जो इनोवेशन किए, वो अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। इससे डेटा की कीमत बहुत कम हुई। आज भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 12 सेंट प्रति GB है, जबकि दुनिया के कितने ही देशों में 1 GB डेटा इससे 10 गुना से 20 गुना ज्यादा महंगा है। 16 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार कटिहार के बरारी विधानसभा आएंगे। सीएम बरारी लक्ष्मीपुर पंचायत के BM कॉलेज मैदान में सभा को संबोधित करेंगे और करीब 10,000 विस्थापित लोगों को बास्केट पर्चा देंगे। स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए स्थल का निरीक्षण किया। देखिए 16 अक्टूबर को यानी परसों बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का बरारी की धरती पर आगमन होने जा रहा है और बरारी की जनता पलक बिछाए इंतजार कर रही है कि कब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, उनको हम कैसे स्वागत करें। पूरा कमेटी NDA के पार्टी के घटक दल के सभी लोग हम लोग मिलजुल करके की तैयारी में जुटे हुए हैं और खासकर जिस उद्देश्य से वो आ रहे हैं, विस्थापितों को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं।
और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां डीआरआई की टीम ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त कर ली। इंडोनेशिया की सिगरेट यूपी नंबर के कंटेनर पर लदी हुई थी, जिसे दरभंगा 4 लेन पर मैठी टोल प्लाजा के पास से जब्त किया गया। सिगरेट को गुवाहाटी से दिल्ली ले जाया जा रहा था। बरेली के ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान एक तहखाना मिला, जिसमें सिगरेट के बंडल छिपा कर रखे गए थे। मिली जानकारी के आधार पर डीआरआई टीम आगे की जांच में जुटी है। इससे पहले भी 2 बार विदेशी सिगरेट की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर में डीआरआई की टीम ने जब्त किया है। वहीं पटना में जिला प्रशासन ने एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का जोरदार स्वागत किया और हॉकी के प्रति लोगों को जागरूक करने के संदेश भी दिए। गांधी मैदान में डीएम और एसएसपी समेत सभी अधिकारी ने बैलून उड़ाकर कार्यक्रम का आगाज कर दिया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। आपको बता दें कि 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में एशियन हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा, जिसमें 6 देश की टीम हिस्सा लेंगी। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप है, उसका आयोजन यहाँ बिहार में राजगीर में किया जा रहा है और 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 को होगा। इसमें कुल 6 देश की टीम भाग ले रही है, जिसमें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और भारत। और पूर्व में ये 2010 से शुरू हुई थी और पूर्व में 2 बार भारत चैंपियन रह चुका है। इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा खेल हम सभी लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार में पहली बार आयोजित होने जा रहे महिला हॉकी चैंपियनशिप को लेकर पटना के स्कूली छात्राओं का जोश काफी हाई है। छात्राओं ने ट्रॉफी के स्वागत कार्यक्रम में न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि राज्य भर में ट्रॉफी के साथ घूम घूमकर हॉकी के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी अभियान शुरू किया। गांधी मैदान में शास्त्री नगर गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का जोश दिखा। बहुत एक्साइटेड में और चाहते हैं कि पूरे बिहार में हॉकी का और प्रचार और सारी लड़कियां पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े। कि राजगीर में नया स्टेडियम भी बन रहा है और वहीं पर ये आयोजन होना है। जाना है देखने के लिए? हाँ, जाना है हम लोग को और हम लोग भी बहुत खुश हैं, वहाँ पर जाएंगे और अच्छा लगेगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ। और अब बात करते हैं तेंदुए की, जो बगड़ा की सड़क पर मटर गश्ती करते नजर आया। वाल्मीकि नगर बगहा मुख्य सड़क मार्ग पर तेंदुए के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि जंगल सड़क पार करते वक्त राहगीरों की नजर इस तेंदुए पर पड़ गई। सफर के दौरान वाल्मीकि नगर के एक युवक ने न सिर्फ तेंदुए को देखा, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। धोबा पुल और भजनी कुटी के पास बीच सड़क किनारे तेंदुआ घूम रहा था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। और मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ। शराब खरीद से जुड़े मामले में एसपी ने कार्रवाई की। मलाही थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि मोतिहारी में पुलिस का अजब गजब कारनामा देखने को मिला था। शराबबंदी को सफल बनाने की जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वही पुलिस आदमी भेजकर शराब खरीदवाने का काम करता नजर आया। शराब खरीदने गए युवक और थानेदार की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा ऑडियो मलाही थाना के थानाध्यक्ष का बताया जा रहा है, जिसके बाद एसपी ने मलाही थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। सीतामढ़ी के सुप्पी थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद में चाकूबाजी में कई लोग जख्मी हुए। 2 लोगों को इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। नाराज लोगों ने सुप्पी के ढींग में आगजनी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी। पुलिस ने इलाके में पुलिस जवान को तैनात किया है, साथ ही कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भोजपुर में धोबा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान जाति सूचक गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में जमकर रोड़ेबाजी हुई। होमगार्ड जवान और 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। घायल जवान ने बताया कि मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोगों ने जाति सूचक गाना बजाया, जिसे लेकर दूसरे पक्ष के लोग भड़क गए। धक्का मुक्की करते रोड़ेबाजी भी शुरू कर दी। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।